नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। जी हाँ, वही कार्यक्रम जिस कार्यक्रम को देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। जी हाँ, वही कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जिसमें फ़ोन करने के लिए, जिसमें हमसे संपर्क करने के लिए, इस आधुनिक चौपाल में हमसे संपर्क करने के लिए। और हों भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ। इसमें हम आपको मिलाते हैं बहुत अच्छे अच्छे कृषि विशेषज्ञों से, हम इसमें मिलाते हैं बहुत अच्छे अच्छे किसान पुत्रों से, भूमि पुत्रों से, धरती पुत्रों से, जो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि जो एक आप लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति से मिलाने से पहले, उन युवाओं से मिलाने से पहले, आइए दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना महामारी से विश्व भर के पर्यटन को झटका लगा है, परंतु एक नई पर्यटन इंडस्ट्री इन दिनों चर्चा में आई है और वो है एग्रो टूरिज्म। यह वह शब्द है जिसने आमतौर पर टूरिज्म से दूर रहने वाले सेगमेंट को भी आकर्षित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान वर्ग की। वो किसान वर्ग जो कि अपने खेतों में ही अपनी जिंदगी बिता देता है, कभी समय अभाव के कारण और कभी पैसे के अभाव के कारण कहीं घूमने नहीं जा पाता है। कृषि विभाग के कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से आयोजित एक्सपोजर टूर्स ऐसे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जिसमें एक क्षेत्र के किसान दूसरे क्षेत्र में जाकर वहां की कृषि तकनीकियों के बारे में जानकारियां लेते हैं और उन्हें अपने खेतों में जाकर अपनाते हैं। एग्रो टूरिज्म एक ऐसा उदाहरण जयपुर के खोरा श्याम दास स्थित ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के जैविक फार्म में है। यह जैविक फार्म अपने आप में अनूठा है और किसानों के लिए एक मॉडल खेत जैसा है। जहां पर एक किसान को जैविक खेती को अपनाते हुए अपनी आमदनी में इजाफा करने के तरीके बताए जाते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, अजोला उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन इत्यादि कृषि की हर वो तकनीक जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके। किसान यहाँ हर चीज का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस मॉडल खेत की कल्पना और अवधारणा दो युवाओं ने की है। इंद्रराज जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हैं और उनकी साथी सीमा जो कि एमएससी हार्टिकल्चर हैं। ये खुद इन खेतों में दिन रात काम करते हैं और प्रशिक्षण के लिए आए किसानों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि वे सीख भी सकें और समझ भी सकें। यह फार्म हाउस एक बेहतरीन उदाहरण है एग्रो टूरिज्म का, जहां से किसानों को योग और सैंड बाथ के बाद अलग जगहों पर ले जाकर नई नई तकनीकों से रूबरू करवाया जाता है। जैसे जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू, पिंजरा पोल गौशाला, अवाना कृषि फार्म इत्यादि। इस खूबसूरत फार्म में अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है जो कि इन किसानों की शंकाओं का समाधान कर इनमें ऊर्जा का संचार कर सकें। यहाँ आकर किसान इतने अभिभूत हो उठते हैं कि यहाँ से जाने का उनका मन ही नहीं करता। युवा किसान इंद्रराज का प्रयोग एग्रो टूरिज्म का एक सफल प्रयोग है, जहाँ न केवल किसान बल्कि आम आदमी भी अपने परिवार के साथ आकर एक सुकून भरी जिंदगी के कुछ दिन बिताना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
जी हाँ, एग्रो टूरिज्म अर्थात वह टूरिज्म, वह पर्यटन जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कृषि से संबंधित चीज़ों को घूम सके, देख सके, जान सके, कुछ दिन खेतों में बिता सके, कुछ दिन अपने बच्चों को ले जा सके और बता सके कि खेत कैसे तैयार होते हैं। आप जो खाना रोज खाते हैं, उस खाने को, उस सब्जी को बनने में कितना समय लगता है, उस फल को बनने में कितना समय लगता है। इसको दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि किसानों को भी किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, जिससे कि वो किसान और दूसरे क्षेत्र के किसान जानकारियों का आपस में आदान प्रदान कर सकें। ये तो है एक छोटी सी चीज जिससे कि हम कृषि पर्यटन को समझ सकते हैं। परंतु क्यों ये काम इंद्रराज ने किया और क्यों ये काम सीमा ने किया? असल में ये दोनों कृषि स्नातक हैं। इंद्रराज बीएससी एग्रीकल्चर हैं और सीमा हॉर्टिकल्चर एमएससी है। जी हाँ, ये यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ये नौकरी कर सकते थे, किसी भी कंपनी में अच्छा जॉब कर सकते थे, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे, आवेदन कर सकते थे, परंतु नहीं, इन्हें वापस अपने खेतों में आना था। इन्हें खेतों में आके कुछ ऐसा मॉडल बनाना था जिससे कि बाकी लोग भी खेतों की तरफ आएँ। युवा हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ इन दोनों मेहमानों का आज हमारे इस टीवी सेट पर, हमारे इस टीवी स्टूडियो में। आप सभी किसान भाइयों की तरफ से दोनों मेहमानों को प्यार भरा राम राम साहब। राम राम साहब। इंद्रराज जी, आप युवा हैं, आपने पढ़ाई की, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे आपकी आंखों में आपके चमक थी, आप भविष्य के लिए कुछ और सोच रहे थे। आपके पिताजी स्वयं कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो सरकारी नौकरी में थे। उसके बावजूद आप खेतों में आए, खेतों में आकर आपने खेती करना शुरू किया और उसके बाद आपने मॉडल बनाया। कहाँ से आई ये सोच आपके, कहाँ से आई ये दिमाग में आया कैसे? सर, जब मैं बीएससी जब मैं कर रहा था उस वक्त पापा से बहुत सारी मैंने सुना। पापा का एक ड्रीम था कि बच्चे मेरे खेती से ही जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब पापा को दादाजी ने कहा था, पापा गाना बहुत अच्छा गाते थे, वो बाहर जाना चाहते थे, तो दादाजी ने कहा कि बेटा ये जो ज़मीन है, ये जो माँ है, इसको कौन पोसेगा अगर तू चला जाएगा तो। वो मेरे बात आज भी चुभती है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में मेरी माँ है और उसको सींचना चाहिए हमें। अगर एक किसान का पुत्र अगर ज़मीन को नहीं सींचेगा तो दूसरा कौन उसको सींचने आएगा। उस वक्त जब सर हम कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद में एक ड्रीम बना कि हम लोग खेती में ही कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक मॉडल बन सकें, हम लोगों को कुछ बता सकें। धीरे धीरे जब कॉलेज पास आउट होने के बाद जब हम लोग मार्केट में आए, कुछ कभी प्राइवेट जॉब करी, वैसे सरकारी जॉब के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब भी सरकार जैसे कंडीशन बनी, हमने प्राइवेट जॉब मैंने करी है। तो जब किसानों से हम लोग मिले तो हमें वहाँ जाके और एक चीज़ समझ में आई कि किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। वो एक जाल में फंसता जा रहा है किसान, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि किसान एक जाल में फंसता जा रहा है। उसकी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनकम कम होती जा रही है। धीरे धीरे सर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि अभी हमें क्या करना चाहिए। खेती धीरे धीरे अगर ऐसा ही होता रहा तो वक्त के साथ खेती नष्ट होती जाएगी, किसानी ख़त्म होती जाएगी। और हमारा तो भारत जो देश है वो सब किसानी पे ही टिका हुआ है। पहले कहते थे कि लोग कि भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, लेकिन वो जब मार्केट में उतरे तो पता चला कि नहीं, अभी सब गड़बड़ है। तो ऐसा मन मेरा करने लगा कि हमें कुछ खेती में कुछ अलग से करना चाहिए किसानों के लिए। जो लिखा है उससे अलग कुछ चल रहा है, अलग कुछ चल रहा है सर। फिर धीरे धीरे हम लोग मार्केट में आने के बाद पता चला किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब मेरी सीमा से मुलाकात हुई, सीमा जी जो है प्रेसिडेंट हैं एनजीओ में जी, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो दोनों आगे का सफर सीमा से ही पूछते हैं। सीमा, जब इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने आपको बताया कि इस तरह से कुछ करना चाहते हैं, तो कहाँ से क्या शुरुआत की, क्या आपने आइडिया दिए? सर, मेरा ड्रीम था कि मुझे किसानों के लिए ही कुछ करना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एनजीओ के थ्रू ही किसानों के लिए करूँगी कुछ, और उनकी भावनाओं को समझ के उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया कि एनजीओ के थ्रू ही हमने फार्मर्स के लिए। कहाँ से शुरुआत, कहाँ से की शुरुआत? हमने सबसे पहले मेरा एमएससी हुआ 2017 दिसंबर में। उसके बाद हमने एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया और शुरुआत हमारी किसानों से हुई है। और हमने किसानों के प्रॉब्लम्स को समझा है, उनके घर पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स सुनी है। तो उन्होंने बताया है कि हमारे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी प्रॉब्लम आती है, हमारे को इतना इनकम नहीं मिल पाती है, तो हम किस तरीके से ये सब कर सकते हैं। तो हम उनको आइडियाज़ भी देते थे। फिर हमने सोचा क्यों नहीं हम फार्मर्स को ही अपना एक मुद्दा बनाएं और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो हमने ये आइडियाज़ अप्लाई करने के लिए हमने एक फार्म हाउस डेवलप किया, ग्रीनवर्ड फाउंडेशन ऑर्गेनिक फार्म खोरा श्यामदास में, जो कि जयपुर के बहुत नियर है। तो वहाँ पर हम एक
IFS ट्रेनिंग सेंटर, जिसे एक एकीकृत कृषि बोल सकते हैं जी। तो वहाँ पर हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि फार्मर्स को ही नहीं अपितु शहरी लोगों को भी वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारी चीज़ों का कंबाइन वो मिलेगा। और मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर एक ही खेत के अंदर, जैसे कि शहरों को हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, उसी तरीके से आपने अपने खेत को एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पर कृषि की लगभग हर तकनीक को आप तकनीक देखने को मिल सकती है। इंदिरा जी, कैसे सिलेक्शन किया आपने? शुरुआत में किस तरह से किया कि मैं क्या क्या करूंगा? सब्जी आपने लगाई है, मुर्गी पालन आप करते हैं, बकरी पालन आप करते हैं, क्या क्या सोच के आपने किस तरीके से किया ये सब? सर पहले जब हमने NGO की हमारी शुरुआत हुई, हम दोनों के विचार एक जैसे मिले, हम किसानों के लिए काम करना चाहते थे जी। तो धीरे धीरे हमने जैसे NGO रजिस्टर करवाया कि हम फार्मर्स के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों से मिलने लग गए, कुछ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से मिले। हमने बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्ट किए, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनसे हमने बातचीत करी कि कौन सी बीमारी का क्या इलाज हो सकता है जैविक तरीके से जी। फिर हमने किसानों से जैसे जैसे बात करी तो हमें एक चीज़ पता चली कि किसान जो है वो उसको बताने से समझ में नहीं आता है कि हम कोई चीज़ उसको बता रहे हैं तो वो पूरी चीज़ को समझ जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किसान करके देखने में और दूसरे को करके देखने में ज़्यादा यकीन करता है, वो चाहता है पहले कोई और करे उसके बाद उसको देखकर मैं आगे बढ़ूँ। तो सर हमारे एक आइडिया आया उस चीज़ का कि क्यों ना हम लोग किसानों के लिए एक ऐसी जगह तैयार करें जहाँ सारी तरह की खेती, एकीकृत खेती हो उसमें, जहाँ हम लोग किसानों को ये दिखा सकें कि ये संभव है, ये सब चीज़ें संभव है। किसान को जब हम बताते थे तो यूँ लगता था कि नहीं ये संभव नहीं है साहब, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जब हमने किया वहाँ हमारा आइडिया आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सर हमने जैसे वेजिटेबल्स लगाई, कुछ और लगाया, हमने कुछ देसी तरीके से हमने कुछ टूरिस्ट का वो बनाया रहने के लिए जी। फिर जैसे लोग आने लग गए तो कुछ शहर से लोग आने लग गए, सबसे ज़्यादा शहरी लोगों की डिमांड आई कि हम ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं। तो फिर हम दोनों को एक आइडिया है। इंदिराज, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, कोरोना काल जो हुआ, ये महामारी के टाइम जो इतना लॉकडाउन रहा, उसके बाद लोगों का खेतों की तरफ रुझान बढ़ा है, लोग गांवों की तरफ आने लगे हैं। तो आपको क्या रुझान महसूस हुआ इन दिनों में और उसके बाद वाले दिनों में? सर जब कोरोना आया उस वक्त पूरे देश में ऐसे लग रहा था, मेरे आसपास के लोग भी बहुत सारे डर रहे थे, लेकिन हमें कभी कोरोना का एहसास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, क्योंकि हम लोग हमारे खेत में व्यस्त थे जी। अभी बाद में जब हमारे शहर के जो जानकार थे, जो लोग थे, दोस्त थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो चाहते थे कि हम लोग बाहर निकले, क्योंकि वो लोग फंस के रह गए हैं एक जगह पे। वो बाहर आना चाहते थे, खेतों में घूमना चाहते थे कि हमें खुला माहौल चाहिए। तो फिर हमारे आइडिया आया, हमने ये कोरोना काल में ही उसको डेवलप किया हमारे फार्म को इस तरीके से कि वहाँ कोई लोग, क्योंकि जैसी डिमांड हमारे पास आई लोगों की, उसी हिसाब से शहरी लोग भी वहाँ आके रह सके, वहाँ उन खेतों को समझ सके। जी। अभी सर देखिए जो मार्केट में जो अभी के हालात हैं, या अभी बच्चे, कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि साहब हमारे बच्चे 3 महीने हो गए हैं और घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो ऐसे हालात बच्चों के हो गए कि वो संकुचित होते जा रहे हैं अंदर। जी, उनको भी बाहर आने की जरूरत है, उनको बाहर लाने की जरूरत है। ऐसे खेतों में जहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है, खेतों में आप घूमें फिरें सब कुछ करें, लेकिन वहाँ कोई तरह का डर नहीं है। जी। सीमा, पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आप दोनों की बात है, दोनों के बहुत सारे क्लासमेट्स होंगे जो कि अब अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे होंगे, अलग अलग जगह काम कर रहे होंगे। जब इंदिरा जी, पहले आप ही बताइए, जब आपने उन्हें ये आइडिया दिया होगा, जब उन्हें पता चला होगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? क्या चाहते थे? उन्हें लगता था कि ये आइडिया काम करेगा? सर सबसे पहले तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाद में, पहले सब फैमिली को ये चीज़ बताई तो उन्होंने कहा कि खेती हमें करते हुए साल हो गए हैं, उम्र गुजर गई है, तेरे दादाजी ने करी है, तेरे परदादाजी ने करी है, कुछ खास हुआ नहीं है खेती में। फिर भी थोड़ा सा अडिग थे। फिर दोस्तों को हमने बताया, दोस्तों ने भी कहा कि यार तू, सुना है पिताजी तो चाहते थे कि आप भी सरकारी नौकरी में जाएं। और जी, पिताजी का हमेशा ड्रीम था जी कि मैं कृषि में जॉब करता हूं, मेरा बच्चा भी कम से कम कृषि में जॉब तो कर ही लेगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी एक दिमाग में ऐसी चीज थी कि मेरा बेटा कृषि से ही जुड़ा रहे जी। हमेशा से मुझे ये कहा कि कृषि से जुड़े रहें। तो फिर वो जो चीज थी कि कृषि से जुड़े रहना है, मेरे भी दिमाग में बहुत घर कर गई कि नहीं, मुझे खेती से ही जुड़ के रहना है और खेती में ही सब कुछ करना है। जब फ्रेंड्स को ये बात हमने बताई तो कहा भाई हद कर दी तुम लोगों ने, अब तो तुम मतलब खेती पे आ गए हो, खेती तो पहले ही बहुत सारी हो रही थी। फिर भी हमने उनको इग्नोर किया कि रुको थोड़ा दिन। हम इंदिराज, रोकना चाहूंगा बीच में, एक दर्शक हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए, जोबनेर से राजेश जुड़े हुए हैं जी। नमस्कार, राम राम सा। राम राम सा सुनील जी, राम राम सा जी। एक तो थारा सु विनती जी सुनील जी कि तारो प्रोग्राम शनिवार ने चाले सिर्फ जी। एक तो थक जाओ तो शनिवार को इंतजार करता।
बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इंदिरा जी से हमारा सवाल छो कि आके फार्म हाउस पर काई ट्रेनिंग दी जाए थे, एक बार बताऊं तो क्या मानवी जी इंदिरा जी पूछना चाह रहे हैं वो कि किस किस प्रकार की ट्रेनिंग, किस किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं आप उन्हें? देखिए साहब, अपने फार्म पे एक एकीकृत कृषि का मतलब ये है कि आप एक ही जगह पे कृषि की बहुत सारी चीजें क्या क्या कर सकते हैं, जहां आपको बाहर से लागत नहीं लगानी पड़े, उसी खेत पे, आपके खेत पे वो चीजें सारी हो सकें। बाहर से कोई लागत आपको एक बार लगानी है, उसके बाद उसकी लागत नहीं लगती है। जैसे आप देखें कि मुर्गी फार्म है, मुर्गी, छोटा सा एक मुर्गी फार्म हो, एक गोट फार्म हो, एक डेयरी हो छोटी सी, वेजिटेबल्स हो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें एक साथ करना, उसको एकीकृत कृषि बोलते हैं। और आने वाला जो समय है वो इसी का है। अगर किसान इसको नहीं अपनाएगा, क्योंकि देखिए अभी कोरोना काल में ऐसा हुआ सुनील सर कि कोरोना काल में वेजिटेबल्स, जो किसान थे वेजिटेबल लगाने वाले, उनकी एकदम से सब्जियां बिकना बंद हो गई, लोगों ने सब्जियां खाना बंद कर दी। जो सिर्फ सब्जियों के ऊपर डिपेंड थे, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि उनकी वेजिटेबल मार्केट में गई नहीं और उनका घर चलना भी बड़ा दूभर हो गया है। या मतलब आप ये कहना चाहते हैं किसी भी तरह की आपदा कई बार आ जाती है, तेज बरसात के कारण सब्जियों के बाग खत्म हो जाते हैं या खेत खत्म हो जाते हैं, तो उस समय बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनसे आप कम से कम अपना भरण पोषण कर सकते हैं, आपकी आमदनी बची रह सकती है। जी, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जगह पे, एक फार्म पे आपको बहुत सारी चीजें डेवलप करनी है। धीरे धीरे आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स होना चाहिए। किसान को डेली इनकम होना जरूरी है। चलिए सीमा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो महिला हैं, आपको तो और ज़्यादा चैलेंजेस मिले होंगे। लोगों ने कहा होगा कि आपने एमएससी किया है, आप आगे बढ़कर पढ़ाई करके लेक्चरर बन सकती हैं या कहीं पे टीचिंग कर सकती हैं। आप खेती में सीधा उतर रही हैं और वो भी एक इस तरह की खेती में जो कि अभी जिसका पता नहीं है कि वो सक्सेस होगा कि नहीं। कैसा रिस्पॉन्स था उस समय लोगों का? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने मुझे इस चीज़ के लिए मना किया था। सबसे पहले पापा ने मुझे बोला कि बेटा एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, मतलब अच्छी जॉब लग सकती है, तो अभी भी फॉर्म क्यों नहीं भरती है, AO का फॉर्म भर, और अभी भी तू मतलब ट्राई करेगी तो तेरा हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा पापा से झगड़ती रहती थी कि नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है और मेरा ड्रीम है यही जो मैं कर रही हूँ और मुझे इसी में ही आगे जाना है, इसी में मेरा फ्यूचर है। तो इससे पापा भी नाराज़ हो जाते थे, एक दिन हो जाते थे, दूसरे दिन वापस वैसे हो जाते थे। लेकिन अब मैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करके, मतलब जो जिस सफ़र को लेके चल रही हूँ, तो वो लगता है, उनको भी लगता है अब कि कुछ करेंगे ये लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं ये दोनों युवा, जो कि सबसे चैलेंज लेते हुए, सबसे चुनौतियां लेते हुए अपने काम में इन्होंने सोच लिया था कि हमें कुछ ना कुछ करना है। पहली सफलता कब मिली इंदिरा जी? आपने फॉर्म भी लगा लिया, आपने सब तरह से एक खूबसूरत सा फॉर्म भी डेवलप किया, उसके बाद पहली सफलता कब मिली? सर मेरे एक नॉन है DDM नाबार्ड रेवाड़ी हरियाणा में, जगदीश जी परिहार जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया। हम लोग फेसबुक पे शेयर करते थे, सोशल मीडिया पे हम लोग जो शेयर करते थे फोटोज़ वीडियो, तो उन्होंने कहा कि आपके फार्म पे क्या क्या है। हमने उनको बताया, उन्होंने विजिट करी, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ फार्मर्स हैं जिनको ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है जी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग और जैविक खेती दोनों एक साथ बोले हमें दिखाना है जी। तो उन्होंने डिसाइड किया, कैट की एक्सपोजर विजिट 25 फार्मर्स की, वो लोग उनका डिसाइड होकर हमारे पास जब आए, और उन लोगों ने आते ही उतरते जब हमने वहाँ व्यवस्था देखी, उन्होंने एक बार थोड़ा सा उनको लगा कि कहाँ गांव में आ गए, ऐसे गांव तो हमारे यहाँ है। इंदिरा जी एक बार फिर से रोकना चाहूंगा, जयपुर से पुलकित शर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार पुलकित। नमस्ते सर जी। सर मैं JCRC यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जी। मैं खेतों की जिंदगी को जो है महसूस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके फार्म हाउस पे एक विजिट कर सकता हूँ? इंदिरा जी, अब कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके फार्म हाउस को विजिट करना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। पूरे देश से जो भी आना चाहे अपने फार्म हाउस पे और विजिट करना चाहे, रुकना चाहे, आपका मोस्ट वेलकम है। और आप, मेरा तो ड्रीम ऐसा है सर कि मैं चाहता हूँ हर गांव में एक एग्रो टूरिज्म का सेंटर होना चाहिए। कोई भी आए वहाँ तो उनको लगे कि कुछ है, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था अच्छी है। जी हाँ बिल्कुल। सीमा, कैसा लग रहा है आपको? आपके जहाँ पर आपने काम शुरू किया था बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, मतलब जिस तरीके से आपने डेवलप किया उसके हिसाब से तो कम से कम नहीं थी, वहाँ आपने काफ़ी मेहनत करके ये सब कुछ तैयार किया। खूबसूरत सा स्विमिंग पूल इसमें नज़र आ रहा है, खूबसूरत से रहने की जगह नज़र आ रही है, बिल्कुल गाँव का वातावरण नज़र आ रहा है। इसमें जब लोग आ रहे हैं और इस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि हमारे को मतलब ऐसा रूरल वातावरण चाहिए,
क्योंकि कोई भी अर्बन से कोई भी आता है तो उसको रिलैक्स होने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बिल्कुल शांत हो, और हमारा फार्म हाउस बिल्कुल ऐसे ही वातावरण में रेडी किया गया है जहाँ पे बिल्कुल शांति मिल सकती है, रिलैक्स कर सकते हैं। बच्चे आए तो बच्चों के लिए अलग एंजॉयमेंट के लिए, एडल्ट्स के लिए अलग है, और जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए भी अलग है, मतलब एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ हमने सबका एंजॉयमेंट का, और इसके अलावा रुकने का, खाने से लेके सब तरीके का उनका किया हुआ है हमने। जी हाँ, मतलब गांव की जिंदगी अगर आपको जीना है तो आपको एक बार कम से कम इंद्रराज जी के फार्म हाउस पर जरूर जाना चाहिए। इस समय याद आ रहा है इंद्रराज जी मुझे, एक राहत इंदौरी साहब इस समय पर नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि छोड़ दीजिए शहरों को, वहाँ बारूदों का मौसम है। छोड़ दीजिए शहरों को, वहाँ बारूदों का मौसम है। आओ गांव चलें जहाँ अमरूदों का मौसम है। आपने अमरूदों का मौसम डेवलप किया अपने फार्म हाउस में। चलिए, आप कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए रखी हुई है। मैं चाहूँगा थोड़े से उदाहरण दीजिए आप, किस प्रकार से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर यानी कि जैसे आप ये बता रहे हैं एक दूसरे को पनपाने में कैसे सहायक है, बकरी पालन, मुर्गी पालन किस तरह से आपकी खेती को आगे बढ़ाने में सहायक है? देखिए सर, हमने जो फार्म डेवलप किया वो लगभग 1.5 हेक्टेयर में है जी। 1.5 हेक्टेयर में हम लोग जैसे गायों के लिए चारा उगाते हैं, कुछ हम लोग ग्रेन्स उगाते हैं, जैसे मूंगफली है, गेहूं है, कुछ एरिया में वो उगाते हैं, कुछ में चारा उगाते हैं, कुछ में वेजिटेबल्स उगाते हैं जी। अब जैसे हम डेयरी से शुरू करते हैं, हमने देसी गाय रखी हुई है, देसी गाय को हम लोग उसी में से चारा खिलाते हैं, बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं, बाहर से हम लाके उनको चारा नहीं खिलाते हैं, जो हमारे खेत में होता है वही चारा हम उसको खिलाते हैं। गाय जब गोबर करती है, हम दूध के लिए उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, गाय हमें गोबर की आवश्यकता है, क्योंकि जैविक खेती के लिए देसी गाय का गोबर होना बहुत आवश्यक है जी। तो अब गोबर करती है, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट को हम फिर से खेत में डालते हैं, और जो और चीजें एक्स्ट्रा जो वहाँ खेत में हो रही हैं उसी को हम लोग बकरों को खिलाते हैं। इसी तरीके से जैविक फार्म है हमारा, वहाँ हम लोग केमिकल्स को यूज नहीं करते हैं, तो फ्लोरिंग आसपास में बहुत सारी होती है, तो मधुमक्खियां हम लोग वहाँ पाल रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी हम लोग वहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे बकरियां हैं, मुर्गे हैं, मुर्गे जो है हम उनको खुला छोड़ते हैं, देसी मुर्गे हम लोग रखते हैं तो उसमें खुला छोड़ते हैं, वो अपना जो भी है, चिचड़ी है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो खा के और अपना जीवन चला रहे हैं। उससे हमें एक इनकम हो रही है मुर्गी पालन से, एक तरह की इनकम बकरी पालन से हो रही है, एक तरह की इनकम हमें मधुमक्खी पालन से हो रही है, डेयरी से हो रही है। इस तरीके से एक समन्वित खेती जो हुई है, हम पशुओं को अजोला खिलाते हैं, हमारे पास अजोला की बहुत बड़ी यूनिट है जी। तो उसमें से अजोला हम खिलाते हैं, उसमें प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है और मिनरल्स हैं, सारी चीजें उसमें पशुओं के लिए बांट का काम करता है। तो हमें बांट जो बोलते हैं किसान भाई, वो बांट भी हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो कितने लोगों को अगर हम बात करें आपसे, आपने इस खेत को, अगर आप अपने फार्म हाउस की बात करें, कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है आपने? सर हमारे अभी लगभग 20 से 25 जो हैं डेली लेबर जो है हमारे यहाँ फार्म पे आती है, रोजगार उनको मिला हुआ है। 20 से 25 लोगों को हमारे पास रोजगार है 1.5 हेक्टेयर जमीन में। जी हाँ, इंद्रराज और सीमा से अभी हमें ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारे फोन कॉल्स लगातार घनघना रहे हैं जो कि बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इंद्रराज जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए हैं, प्रेम प्रकाश। नमस्कार प्रेम प्रकाश जी। नमस्कार। राम राम सा। राम राम सा जी, पूछिए। बाड़मेर से बोलूं सर। बहुत बढ़िया, बोलिए साहब। माणायाटी ने मधुमक्खी खेती करा तो ठीक है सर। मधुमक्खी खेती करा, मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं आप? पालन सर, पालन जी। शहद खाना चाहते हैं मीठा मीठा। इंद्रराज जी बताइए कैसे शुरुआत कर सकते हैं मधुमक्खी पालन की? साहब, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मधुमक्खी को माइग्रेशन करना पड़ता है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे फ्लावर चेंज होते हैं जी। आप बाड़मेर की बात कर रहे हैं, बाड़मेर में 12 महीने फ्लोरिंग नहीं रहती है, वहाँ थोड़ा डेजर्ट एरिया है जी। तो आपको वहां न रख के मधुमक्खी को कई जगह पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे सरसों के सीजन में जहाँ सरसों ज्यादा होती है, या फिर आपको जैसे सरसों खत्म हो गई है उसके बाद आपको इधर पंजाब हरियाणा साइड में आपको लेके जाना पड़ेगा, तो इसको माइग्रेशन करना पड़ेगा। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम माइग्रेशन कर सकते हैं, क्या उनका केपेबल है या नहीं है। अगर आप उनको माइग्रेशन केपेबल हैं तो आप मधुमक्खी का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा आप इसको डेवलप किया जा सकता है। कितना समय लगता है मधुमक्खी पालन में? अगर हम बात करें कि शहद हमें लेना है तो क्या समय रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? सर अगर सीजन की बात करें, इसका भी एक सीजन आता है शहद का। अगर सीजन की बात करें, जैसे सरसों का सीजन आता है, उस वक्त आप अगर उसी वक्त से शुरुआत करते हैं तो आप आज आपने मधुमक्खी चालू किया और आप कल से ही आप शहद लेना चालू कर सकते हैं, कल से ही आप इनकम लेना चालू कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो शहद जो निकलता है वो सरसों के सीजन में निकलता है। अक्सर सरसों के खेतों के आसपास बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं, वही मधुमक्खी पालन के बॉक्सेस होते हैं। उन्हें जो मधुमक्खी पालक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं, और इसी प्रकार से जिस शहद को आप बड़े आसानी से, जो मीठा मीठा स्वाद वाला शहद होता है, उसको बनाने की प्रक्रिया असल में इसी तरीके की है। उसको बनाने के लिए मधुमक्खियों को बहुत सारा काम करना पड़ता है और मधुमक्खियों के पालक को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। चलिए इंदिरा जी, बात हम ये कर रहे थे कि आपने शुरुआत करी इस चीज़ की, उसके बाद आप आए, पहले जब आपको हासिल हुई, पहली सफलता हासिल हुई, कैसा रेस्पॉन्स रहा उन किसानों का जो आपके पास पहुंचे? सर मैं बता रहा था कि जब किसान आए, उन्होंने एक बार माहौल देखा तो उनको लगा कहीं गांव में आ गए हैं जी। जब वहाँ आके जब वो लोग उतरे और वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का जब एनवायरनमेंट देखा, तो कुछ देर बाद मेरे पास जो उनको लेके आए थे केवीके से राजकुमार जी, रामपुरा रेवाड़ी से केवीके में राजकुमार जी हैं, इंजीनियर राजकुमार जी, वो उनको लेके आए थे। तो उन्होंने मेरे पास आके बोला कि साहब, धरती का स्वर्ग जो होता है ना, ऐसा हमने हमारे हरियाणा में नहीं देखा है जी। और 3 दिन वो हमारे साथ रहे किसान, तो 3 दिन में जो फीलिंग या जो उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया जी। वो आशीर्वाद हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। और उन्होंने भी हमें ये कहा कि हम पूरी ज़िंदगी आपकी मेहमान नवाजी, क्योंकि सर राजस्थान की मेहमान नवाजी कुछ स्पेशल होती है, ऐसा लोगों ने बताया मुझे। तो कहाँ लेके गए आप उन किसानों को, कहाँ लेके जाते हैं और क्या रहता है असल में, प्रोसेस क्या रहता है इसका, पूरा किस प्रकार की कार्रवाई रहती है आपकी? सर हमारा यहाँ जो जयपुर के आसपास में राजस्थान में जो इनोवेटिव किसान हैं, जो बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे हैं, उन किसानों से हमारा संपर्क है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे किसी एरिया से आए, जैसे हरियाणा की साइड से कुछ लोग आए हैं या उत्तरी भारत से कुछ लोग फार्मर्स आ रहे हैं, तो हम उनको, क्योंकि हरियाणा में लोग डेयरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जी। तो हम लेके गए। जैसे अवाना जी का फार्म है एक जोबनेर के पास में, उनका बहुत अच्छा डेयरी का फार्म है, गिर गाय का फार्म है, वो ब्रीड सुधार का काम कर रहे हैं। इंदिरा जी, जमवा रामगढ़ से राम बाबू इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार राम बाबू जी। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी। इंदिरा जी से मैं समय चाहता हूँ मिलने का समय चाहते हैं इंदिरा जी से। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंदिरा जी बताइए कब मिल सकते हैं? सर आपका जब भी आपका टाइम मिले, आपको आप फोन करके हमारे फार्म पे आप विजिट कर सकते हैं। आइए, हम लोग वहाँ बैठेंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं वो बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी आपके मोबाइल नंबर दो सर। जी हाँ, इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आपने फ़ोन किया था, इस कार्यक्रम के बाद एक बार आप दोबारा फ़ोन करेंगे तो आपको वहाँ से इंदिरा जी के नंबर आपको मिल जाएंगे। और जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर जाइए आप इनके फार्म हाउस में, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। सीमा, आपने कहा कि लोग या मेरे परिवार वाले, आसपास के लोग कहते थे कि आप खेती की तरफ मत जाइए, आप कुछ पढ़िए, कुछ आगे काम कीजिए जिससे कि आप कम से कम कृषि अधिकारी बन सकें या एक लेक्चरर बन सकें। आज आप टीवी पर आई हुई हैं, क्या रेस्पॉन्स होगा उन लोगों का और आपकी सफलता के बाद क्या रेस्पॉन्स रहा उनका? सर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती जा रही है हम लोगों को। जैसे हमने शुरुआत किया था तो उस टाइम ये लोग बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको दिख रहा है कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स होने लग गया। धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लग गए, जो हमारे सपोर्ट में भी नहीं थे वो सपोर्ट करने लग गए। और इसके अलावा जैसे बाहर के लोग थे, वो लोग भी बहुत बोलते थे हमारे बारे में कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा खेती में क्या रखा है, तुम पढ़ाई करो, जॉब लगने के बाद में ये सब करना। लेकिन हमने उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया और उसको इग्नोर करते गए। लेकिन अब उन लोगों को भी चल रहा है धीरे धीरे, पता है कि हाँ, बिल्कुल सही है। काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है। तकलीफ आप लोगों ने झेली, लोगों की बातें सुनी, लेकिन अब वक्त है कि आप दुनिया को दिखा दें। असल में हम लोगों ने एक धारणा बना ली है, असल में हम लोगों ने सोच लिया है कि गांव में भी जो बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता, उस बच्चे के लिए कहा जाता है कि ये खेती करेगा, और जो पढ़ने लगता है उसके लिए कहा जाता है कि ये शहर में जाकर नौकरी करेगा। असल में इस धारणा को बदलनी है और इस धारणा को बदला है हमारे इन दोनों युवाओं ने। बहरहाल जैसलमेर से इस समय मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार सर जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर अभी तो मैं रासायनिक खेती कर रहा हूँ जैसलमेर के अंदर, और मुझे जैविक खेती करनी, तो इसके लिए क्या करना होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है इंदिरा जी। उसी प्रश्न पर हम आ गए हैं घूमते फिरते, जिसकी इस समय बहुत ज़रूरत है। क्या करना चाहिए जैविक खेती करने के लिए? सर देखिए, सबसे पहला आपको जैविक खेती करने के लिए आपका मन आपको बिल्कुल मजबूत करना होगा। आपके मन को मजबूत करना होगा जैविक खेती करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में कहना चालू करेंगे कि मैं जैविक खेती शुरू कर रहा हूं, तो आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स आना चालू हो जाएंगे। लोग आपको नेगेटिव करना चालू कर देंगे कि नहीं नहीं, इसमें आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणा होगी। आपको पहले कंठस्थ ये करना होगा कि मुझे जैविक खेती करनी है,
फिर उसके बाद आधार जो है जैविक खेती का या हमारे जो हिंदुस्तान की जो खेती है उसका देसी गाय आधार है एक जैविक खेती का, तो आपको वो आप परचेज करें या आप घर में एक बछड़ी लाएं, उसको आप पालें, उसी से जैविक खेती की शुरुआत होती है। जी, उदयपुर से एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी नमस्कार, राम राम सा, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये कहाँ पर है आपका ये सब मॉडल? इंद्रराज जी मुखातिब होइए। ये हमारा जयपुर से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, दिल्ली बाईपास के पास। दिल्ली जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो उसके पास में 11 किलोमीटर पड़ता है, जयपुर विकियाई एरिया से। खोरा श्यामदास करके जगह है, वहां आप पधार सकते हैं। जी हाँ, एक पूरा मॉडल है, आप उसे एक प्रयोगशाला टाइप में कह सकते हैं। खेत को किस प्रकार से प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए, ये असल में आप वहां आकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन युवाओं ने क्या कमाल किया है। जी इंद्रराज जी, बात चल रही थी कि जैविक खेती को आधार बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस तरह से एक धावक को के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने रेस जीत ली है, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि क्या उसने किसी प्रकार की किसी दवाइयों का सेवन तो नहीं किया। जी हाँ, असल में विजेता उसी को माना जाता है जिसने बिना दवाइयों का सेवन किए हुए दौड़ को जीता होता है। जैविक खेती वही है। अगर आप किसान हैं और आप अन्नदाता कहलाना चाहते हैं तो आपको जैविक खेती करनी पड़ेगी। अगर आप जैविक खेती नहीं कर रहे, दवाइयों वाली खेती कर रहे हैं, तो आपको अन्नदाता कहलाने का कोई हक नहीं। इंदिरा जी साहब देखिए, मेरे घर पे पिछले 20 साल से जैविक खेती हो रही है जी। तो मेरे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई सुनील जी सर, कि जैविक खेती करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। लोग कहते हैं कि आपको नुकसान होगा, खेती में नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो छुपे हुए फायदे हैं वो हमें दिखते ही नहीं है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का है, एक 6 साल का है जी। दोनों बच्चे पैदा होने के बाद दोबारा हॉस्पिटल नहीं गए जी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मेरे पिताजी की है कि उन्होंने हमें दिया है कि जैविक खेती करके हमें ऐसा खिलाया है कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कितना खर्चा हम एक हॉस्पिटल पे कर देते हैं। इसी तरीके से आप जो दवाइयां लाकर डालते हैं, जैविक खेती में आपको कुछ बाहर से नहीं लाना है, सब हमारे खेत में मौजूद है। इंदिरा जी, केरल से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं त्रिवेंद्रम केरला से बोल रहा हूँ। त्रिवेंद्रम केरला से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुझे सुनाई नहीं दिया था, इसलिए मैंने एक बार दोबारा कंफर्म किया कि आप केरल से बोल रहे हैं। सुनील जी बताइए। जी 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 सबसे पहले तो मैं युवाओं को बधाई दूंगा जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और मैं इनको कुछ अपनी एक राय भी पूछना चाहता हूँ इनसे। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं यूरोपियन कंपनियों के लिए काम करता हूँ एज ए एडवाइजर जी। ठीक है, और मुझे एक प्रपोजल आया हुआ है अपने नीदरलैंड से, पोलैंड से। उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है और वो यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। क्या इसमें क्या इस चीज के अंदर यानी कि डेवलप किया जा सकता है इंडिया में? मतलब आप चाहते हैं जैविक फर्टिलाइजर आप चाहते हैं? जी जी जी, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है यूरोप की आपके पास, यानी कि जी जी जी, और आप चाहते हैं कि उन्हें इंदिराज जी के साथ मिलकर उसे डेवलप किया जाए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये इंडियन जैसे युवाएं हैं ये काम कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही जगह और इन्वेस्टमेंट भी है और टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। जी, आपने बहुत सही जगह नंबर डायल किया है। आप इस कार्यक्रम के जस्ट बाद, अब जब दोबारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है 7 बजे के बाद, जब इसी नंबर पर वापस फोन करेंगे तो आपको इंदिराज के नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। आप दोनों आपस में इसको बात करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया और इन युवाओं को प्रोत्साहित किया, क्योंकि आप जैसे लोग जब प्रोत्साहित करते हैं तभी इस प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से निशांत इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी निशांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सुन पा रहे निशांत हमें? जी, लगता है संपर्क टूट गया। इंदिराज जी, बात चल रही थी फिर से जैविक खेती की। आपको पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि आपको जगह जगह से फोन आ रहे हैं और आपके इस प्रयास को बहुत, मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ी सफलता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपको वो समय याद आ रहा होगा जब आपने खुद मिट्टियां भरी थी, खुद आपने पूरे खेत को खोदा था, क्योंकि उस समय मुझे भी आपके यहाँ जाने का मौका मिला था। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें एक आधार दिया। हम लोग जो कर रहे थे उसको आप पूरे देश के सामने लेके आए। मैं नतमस्तक हूं
आपने जो मदद करी है या जो हमारे लिए जो किया है हमें, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जिसको होगी ना वो मेरे पिताजी हैं जी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे सामने कभी नहीं कहा कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे से उन्होंने सपोर्ट किया जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप मिले थे शायद पापा से। हाँ, बड़े खुश नजर आ रहे थे, उनकी आंखों में चमक आपसे ज्यादा थी। इससे पहले कि आपसे और बात करें, उज्जैन से देवी सिंह हैं जो कि महाकाल की नगरी से आपसे बात करना चाहते हैं। देवी सिंह जी नमस्कार। देवी सिंह जी एक बार दोबारा पूछिए, आपकी आवाज हम तक ढंग से नहीं पहुंच पाई है जी। हाँ, देवी सिंह जी ने कहा कि मैं दोबारा लगाता हूं, काट के बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात संपर्क ढंग से नहीं हो पाया। जी बता रहे थे आप अपने पिताजी के बारे में कुछ। तो सर सबसे ज़्यादा जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो खुशी होगी मेरे पिताजी को होगी, क्योंकि जैसे अभी कुछ जो ट्रेनिंग या जो फार्मर्स जो वहाँ रेवाड़ी से आए थे, जब आए थे पापा ने कहा था कि मैं धन्य हो गया कि मेरे बच्चे की वजह से कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं जी। और मुझे मेरे आदर्श जो है मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी खुश हो जाएं तो मेरा जीवन सफल है। उन्हीं के संस्कार हैं कि आप जैविक खेती कर रहे हैं और वापस खेतों की ओर लौट कर आए हैं। गाजियाबाद से ओम प्रकाश जी भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा है। पूछिए क्या जी। हम वैसे तो एक इंजीनियर हैं और 77 ईयर ओल्ड हैं जी। हमारे पास जमीन है जी। हम चाहते हैं कि कुछ मतलब ऑर्गेनिक खेती या कुछ अच्छा मतलब और उसमें कुछ उपजाऊ बना सकें जी। क्या उसके लिए कोई आप मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक नेक कार्य है। अगर कोई व्यक्ति जैविक खेती करना चाहता है, कोई अपनी धरती माता को, अपनी माता को रसायनों से मुक्त करना चाहता है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं स्वयं भी इसके लिए तैयार हूँ। हमारी टीम में शामिल हो चुके इंदिरा जी, वो भी इसके लिए हमेशा तैयार हैं। इस कार्यक्रम के जस्ट बाद आप हमें एक बार दोबारा फ़ोन कीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी इस धरती माता को रसायनों के चंगुल से दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आप जैसे उज्जैन से देवी सिंह जी एक बार दोबारा जुड़ गए, जो कि पिछली बार उनसे संपर्क हमारा टूट गया था। देवी सिंह जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी हाँ, इंदिरा जी शायद आप कुछ समझ पाए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। मेरे हिसाब से सर कह रहे हैं कि मुझे फार्म हाउस देखना है। जी देवी सिंह जी, अगर आपको फार्म हाउस देखना है तो आपका स्वागत है, आप जयपुर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं सोचता हूँ इंदिरा जी आप अपना नंबर बता दीजिए जिससे कि लोग आपसे संपर्क करके सीधे आपसे बात कर सकें। जी मेरा नंबर है 9666 0967 9667090201। जी इंदिरा जी, लोग आने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे फ़ोन घनघनाने वाले हैं। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ फ़ोन आ रहे हैं वो वाकई में एक बहुत अच्छा शगुन है। क्यों सीमा जी, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि हम किसी का जरिया बनेंगे, किसी को आगे बढ़ने में, खेती का हो या फिर किसी एग्रो टूरिज्म का हो, या फिर हम किसी की हेल्प कर सके, तो हमारे को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जी सीमा, वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया, आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इंदिरा जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि मुझे पहली सफलता एक्सपोजर टूर से मिली, एक्सपोजर विजिट से मिली। क्या है एक्सपोजर विजिट? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे जो चीज़ है सबसे बड़ी, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है या हमारा मिशन हम बोल सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर किसान जो है वो अपने बच्चे को यूं कहे कि मेरा बच्चा किसानी करेगा जी। और वो तभी संभव है जब किसानी फायदे का सौदा हो। और फायदे का सौदा कब होगा? जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज हैं या खेती के खर्चे कम हैं और इनकम ज़्यादा हो, इस तरह का जब हम काम करेंगे तो ये किसानी जो है वो फायदे का सौदा होगा। रोकना चाहूंगा, हरिप्रसाद रावत सर से हैं, उनका प्रश्न भी ले लेते हैं, एक साथ दोनों का जवाब दीजिएगा। जी नमस्कार हरिप्रसाद जी। जी नमस्कार सर, राम राम सर। राम राम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं हरिप्रसाद जी? सर मैं आपका ये जो प्रोग्राम है डेली देखता हूँ हर शनिवार को। जी तो बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, निवेदन करना चाहूंगा सर कि आप मछली पालन के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा दिखाओ, क्योंकि इसके कार्यक्रम में देखने की इच्छा है और प्रोग्राम करने की और प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा है हमारी।
जी हाँ, वाकई हम मानते हैं इस बात को कि आप हमारा कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि मछली पालन पे हमने अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं किया, परंतु हाँ, आपकी बात को बिल्कुल रखा जाएगा, आपकी बात को बिल्कुल माना जाएगा और बहुत जल्द हम मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित कार्यक्रम जरूर लेकर आएंगे। जी इंदिरा जी, बताइए क्या बताना चाह रहे थे आप एक्सपोजर टूर्स के बारे में? तो हमें जो हमारा जो एम था वो कैसे पूरा हो, हमारा एम था कि हर धरती पुत्र जो है, हर जो किसान है वो जैविक खेती चालू करे या वो अपने बच्चों को जहर खिलाना बंद करे, क्योंकि किसान जो है वो पालनहार है, किसान जो है वो देवता है। हमने देवता को नहीं देखा, लेकिन किसान को एक देवता के रूप में हमने देखा है, क्योंकि पूरे संसार का पेट किसान पालता है जी। अब वो किसान जो है वो खुद के बच्चों को भी जहर खिला रहा है और दूसरे लोगों को भी जहर खिला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब गड़बड़ हो रहा है उसमें। तो हमें जो एक्सपोजर विजिट्स की बात है, हम लोग चाहते हैं कि किसान हमारे पास आएँ और वो यहाँ हमारे जयपुर में या राजस्थान में जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छी चीज़ें किसानी को लेकर हो रही हैं, जैविक फार्मिंग है या फिर डेयरी का है, जैसे जैविक का जो है उसको वो लोग आके एक बार देखें। इंदिरा जी, मुंबई से हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम। जी हेलो जी हेलो जी, पूछिए, सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज। मैं बम्बई से बोल रही हूँ। मुझे ये जो इंद्रराज जाट हैं उनका नंबर चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी बताया लेकिन मैं लिख नहीं पाई। जी अच्छा, उन्होंने नंबर बताया, आप लिख नहीं पाए। इंदिरा जी एक बार दोबारा नंबर बताइए आप। जी उनको कोई बोर्ड वो नंबर जैसे नीचे एक्सपर्ट का नंबर आते हैं ना, ऐसा नंबर लिख दो तो फिर लिख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि हमें उनका नंबर डिस्प्ले करना चाहिए। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। इंदिरा जी बहुत जल्दी से आप अपना एक बार नंबर बता दीजिए जिससे कि वो लिख पाएं। 9667 090201 9667 090201। जी, आशा है आपने नंबर लिख लिया होगा। अगर आप अभी भी नंबर नहीं लिख पाए हैं तो कल ये कार्यक्रम एक बार दोबारा 6 से 7 पर रिपीट होगा। उस समय पर भी आप इस कार्यक्रम को देखकर इनका नंबर एक बार दोबारा से सुन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें फ़ोन किया। इंदिरा जी जी, तो हमें एक्सपोजर विजिट्स का जैसे हमें आइडिया मिला नाबार्ड जो डीडीएम है उन्होंने हमें आइडिया दिया कि हमें किसानों को दिखाना है, क्योंकि वहाँ के किसानों को बहुत सख्त आवश्यकता है जी। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हम जो कर रहे हैं या हमारे आसपास जो अच्छे किसान हैं जो कुछ अच्छा डेवलप कर रहे हैं, जैसे सुरेंद्र रवाना जी हैं या हमारे 22 गोदाम पे एक ऑर्गेनिक फार्म है भंवर सिंह जी का, वो है आपका सनराइज पार्क करके है जो औषधीय पौधों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे फार्म हैं जहां हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक मिनी इजराइल करके राजस्थान में है। तो हम लोग चाहते हैं किसान आएँ और राजस्थान में जो चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनिक को लेके उनको देखें और वो वहाँ अप्लाई करें, जिससे कि हमारी धरती को हम लोग जैविक कर सकें या केमिकल मुक्त कर सकें, जहर मुक्त कर सकें। क्या इरादे हैं आपके, क्या आपने लक्ष्य तय किया हुआ है भविष्य में और क्या करना चाहते हैं इंदिराज? सर, मेरा पूरा जीवन समर्पित है जैविक खेती के लिए। मेरा जो उद्देश्य है मैं यही करना चाहता हूं कि आने वाला जो वक्त हो हर घर हर बच्चा जहर खाना बंद करे, बस केमिकल खाना बंद करे, क्योंकि जो भी आज हम खा रहे हैं, आज हमारी थाली में कितना जहर है ये हमें भी पता नहीं है। आज हमारी उम्र कम हो गई है, रोगों से जकड़ते जा रहे हैं। तो इससे पूरा देश हमारा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और हम ही यहाँ जहर खा रहे हैं तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा फिर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सीमा, आपने क्या सोचा हुआ है आगे, आप इसे और आगे कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं? सर, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम किसानों के बारे में ही सोचेंगे जी। और जैविक फार्मिंग की रही बात, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरा इंडिया जैविक होना चाहिए जी। जैसे कि 1-2 स्टेट है जो इंडिया में जैविक है, सिक्किम है, उत्तराखंड में भी अभी हुआ है रिसेंटली। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान से शुरुआत हो और पूरे देश को हम जैविक बना सकें, उसकी पहल लेके हम निकले हैं। तो ये हमारा सफ़र आशा करती हूँ अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे काम पे आप लोग निकले हैं। जिस प्रकार से हमने कभी अंग्रेजों से लड़कर भारत माता को स्वतंत्र कराया था, ठीक इस समय पर आवश्यकता है इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने की कि हम अपनी धरती माता को इन रसायनों से दूर कर सकें, इन विदेशी दवाइयों से दूर कर सकें, और जिससे कि अन्नदाता के खेत से जो निकले वो सिर्फ और सिर्फ पोषण निकले, जहर का नामो निशान नहीं हो। इंदिरा जी, आगे के जो टूर्स हैं, आगे के जो आपने कहा कि एक्सपोजर टूर्स हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से लोगों से संपर्क करते हैं?
सर जैसे डीडीएम साहब ने हमारे पास भेजा ट्यूर एक्सपोजर ट्यूर, तो हम उन्हीं को कहते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ आपके किसानों ने रोकना चाहूंगा, दशरथ सिंह इस समय आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि इस समय पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन से। नमस्कार दशरथ जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी दशरथ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? इंदिरा जी से मेरा ये है कि जीवामृत जो खाद है वो कैसे बनाई जाती है? जी हाँ दशरथ जी, वैसे तो हालांकि बता देंगे, परंतु आपसे भी निवेदन है एक बार इनके फार्म हाउस को जरूर विजिट करें। इंदिरा जी। बिल्कुल बिल्कुल। जीवामृत के लिए साहब जीव का अमृत इसको बोल सकते हैं हम, इसका विभाजन करें तो जीव का अमृत जिसमें जीव हो, उसके लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, बेसन, गुड़ और गोमूत्र देसी गाय का और गोबर, इनको 2-2 किलो की मात्रा में आप लें और उसको 7 दिन तक उसमें 200 लीटर में पानी में डाल के उसको 7 दिन तक आप उसको सुबह सुबह हिलाएं। 7 दिन बाद में उसमें भीनी भीनी खुशबू आना चालू हो जाएगी, वो जीवामृत उसका आपका 7 दिन में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये जो सौंधी महक जिसकी बात कर रहे हैं, भीनी भीनी खुशबू जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वाकई में हम सभी जीवों के लिए अमृत है। और जब किसान इसे बनाना सीख लेता है तो वाकई में आधी जंग वो जीत लेता है। क्यों इंदिरा जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, जीव ये संसार का आधार है जीव, और जो खेती होनी चाहिए वो जीव के आधार पर ही होनी चाहिए। हम जैसे जहर डालते हैं हमारे खेतों से, जीव जो हैं, जीव जंतु जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और पूरा प्रकृति का जो संतुलन है वो एक वक्त ऐसा आएगा जब बिगड़ जाएगा। तो हमें आज इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दशरथ सिंह जी ने पूछा कि जीवामृत खाद कैसे बनाते हैं। जीवामृत क्या हर किसी पेड़ के लिए, हर फसल के लिए जरूरी होता है? कहाँ दे सकते हैं जीवामृत को? जी साहब, देखिए जीवामृत में हम पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, गोमूत्र और गाय का गोबर जो लेते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो खेती के लिए और इंसानों के लिए या जानवरों, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए बहुत लाभदायक हैं। जो आपको जैसे नाइट्रिफिकेशन के लिए एजोटोबैक्टर है, पीएसबी कल्चर हम लोग डालते हैं जैविक खेती में, वो सब चीजें जो हैं उस पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में होते हैं। अब उनको हम बनाने का मतलब, जीवामृत बनाने का मतलब उनकी संख्या को बढ़ाना है। तो उनकी संख्या हम जैसे उसके साथ मिलाते हैं, गुड़ और बेसन के साथ मिलाते हैं, तो वो बहुत तेजी से अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं। तो 7 दिन में ये लगभग जीवामृत तैयार हो जाता है, जिससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो न्यूट्रिएंट्स हैं फसलों के लिए, वो आप आसानी से उनसे मिल जाते हैं। इंदिरा जी के बारे में एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका बीज का भी काम है, ये बीज भी बेचते हैं लोगों को। तो इंदिरा, क्या आपकी दुकान पर जो लोग बीज खरीदने आते हैं या जो भी आपकी अन्य वस्तुएं खरीदने आते हैं, उन्हें भी आप जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं? सर, जब से मैंने दुकान की है तब से मेरा सबसे पहला एम ये होता है कि मैं किसान को, मैं जब मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई जैविक तरीके तुझे अपनाने हैं। जी। फिर भी किसान कोशिश करता है, नहीं हो पाता है, फिर उसको बताते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाता है, तो हम थोड़ा कुछ केमिकल और थोड़ा सा उसको जैविक के ऊपर लेके जाते हैं। धीरे धीरे उस किसान को डाइवर्ट करते हैं। ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 100-200 किसान ऐसे हैं मेरे नॉन जो हैं, उनको हम 70, 80, 90% एक और किसान सीकर से सतबीर आपसे बात करना चाहते हैं। जी सतबीर जी, नमस्कार। राम राम साहब। जी साहब, मेरे क्या फार्म हाउस है, तो भी मैं पपीता का पेड़ उगा पाऊँ जी, और जैविक तरीका से पेड़ लगा पाऊँ फल का। पपीते के पेड़ लगाना चाहते हैं, पपीते का उत्पादन शुरू करना चाहते हैं जैविक तरीका से करना चाहूँ सर। कैसे शुरुआत करनी चाहिए नहीं इंदिरा जी? बहुत संक्षेप में, समय की सीमा है अब। जी, जैविक के लिए आपको कुछ चीजें बनानी है। जैसे पपीता में जो है 2-3 चीजों की दिक्कत आती है, जैसे जड़ गलन, तना गलन जो होता है उसकी, या वायरस की या जड़ गांठ की समस्या आती है। उसके जैविक तरीके हैं, वो आप फोन पे हमसे संपर्क करके वो पता कर सकते हैं सर। जी, ये हुई बागवानी की बात, ये हुई खेती की बात, ये हुई फसलों की बात, और हमने जैविक खेती के साथ साथ बात करी नस्लों की बात भी। इंदिरा जी, ये सारी बातें हुई। युवाओं को आप किस प्रकार से चाहेंगे कि वो खेती की तरफ आएँ? क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो कि आपके समकक्ष हैं, आपसे छोटे हैं या आपके बराबर हैं, आपसे बड़े हैं? सर, मैं मेरे साथियों से, मेरे छोटे भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में खेती से बड़ा जी कोई दूसरा धंधा, अगर धंधे की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इस दुनिया में इससे बड़ा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि आपने अभी जस्ट जो काल निकला है उसमें एक अकेला बिजनेस ऐसा था जिसने देश को अपने बलबूते पर खड़ा रखा है। कृषि एक ऐसा संसाधन है, आदमी सब चीजों के बगैर रह सकता है लेकिन खाए बगैर नहीं रह सकता है। तो इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। जी, सीमा
क्या कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, खासकर महिला किसानों को, कि खेती में असल में कहा जाता है किसान है, परंतु उससे आधे से ज़्यादा काम असल में महिलाएं करती हैं और केमिकल की मार सबसे ज़्यादा पड़ती भी महिलाओं को ही है। जी सर, मैं महिलाओं से ये इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब महिलाएं पूरे दिन खेत में काम करती रहती है और उनको इग्नोर किया जाता है। वो घर का काम करती है और खेत का भी करती है, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, अब वो जैसे कि पापड़ बनाने का या फिर ड्राइंग का, या मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, हजारों हैं, तो उनको एक बड़ा रूप करके एक ग्रुप बना के महिलाएं कर सकती है और इसकी हमारे से ट्रेनिंग भी ले सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं भी इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड उद्योग में आगे आएँ। और जी बहुत बढ़िया सीमा। इंदिरा जी, एक लास्ट स्टेटमेंट आपका किसानों के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से, उन किसानों के लिए जो कि इस समय पर भी केमिकल की खेती कर रहे हैं, जो कि इस समय पर भी अपने खेतों में जहर उगा रहे हैं, जो कि इस समय पर भी असल में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए नुकसान कर रहे हैं? सर मैं 125 करोड़ पे नहीं जाके, आपने कहा 125 करोड़, मैं सिर्फ उनके घर की बात करना चाहता हूँ जो आज भी खेत में जहर डाल रहे हैं। जी किसान भाइयों, एक बात याद रखना, अगर अपने बच्चे को भी जहर खिलाया तो पिता होने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जी हम कहते हैं हम खेती कर रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, और हम जब पैदा हुआ है तब से उसे जहर, जब माँ के पेट में है तब से उसे हम जहर दिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। आप सब लोगों से अपील है, सब किसान भाइयों से और सब शहरी लोगों से भी अपील है कि आप जैविक खाना चालू करें तो किसान उगाना भी चालू करें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और खाली इंदिराज के कहने से कुछ नहीं होगा, खाली किसानों के उगाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं हर उस आम आदमी से कहना चाहता हूं कि आप बाजार में जाकर जैविक मांगना शुरू तो कीजिए, हमारे किसान जैविक उगाने लगेंगे। असल में वो इस समय जैविक इसलिए नहीं उगा रहे क्योंकि बाजार में जैविक की मांग कम है। आप जैसे जैसे इस मांग को बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर जो हमारा किसान दिन रात भूलकर, सर्दी बरसात भूलकर खेतों में काम करता है, उसे कुछ भी नहीं लगेगा, वो जैविक उगाने लगेगा। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे दोनों युवा दर्शकों का, हमारे दोनों युवा मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और धन्यवाद उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने हमें फ़ोन कॉल्स किए। धन्यवाद उन किसान भाइयों का कि जिन्होंने फ़ोन कॉल किए परंतु हमसे संपर्क नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।